नमस्कार, मैं वकार यूनुस। स्वागत है आपका CCL ऑनलाइन क्लास प्लेटफॉर्म पर। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना अध्याय नंबर 6, चैप्टर नंबर 6, जो हमारा है इलेक्ट्रिक सर्किट। हिंदी में बात करें तो विद्युत परिपथ। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है वो है विद्युत परिपथ। तो समझने की कोशिश करना, विद्युत किससे जुड़ा हुआ है? आवेश से जुड़ा हुआ है। अब आवेश की जो घटनाएं होती हैं, चाहे वो उसकी गति हो, चाहे वो उसका प्रभाव हो, वो सारी किससे जुड़ी हुई होती है? विद्युत से, वर्ड से जुड़ी हुई होती है। तो हम बात कर रहे हैं विद्युत परिपथ। तो जो विद्युत का प्रवाह जिस परिपथ में होता है, परिपथ का मतलब होता है नेटवर्क। नेटवर्क समझते हो? जैसे मेरे आप कोई आपका फ्रेंड है, वो आपके साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब आपका वो क्या हो गया? नेटवर्क हो गया। वो किसी और से जुड़ा हुआ है, वो किसी और जुड़ा हुआ है, या फिर आपके फ्रेंड के 2 फ्रेंड हैं, फिर 2 फ्रेंड के 2-4 फ्रेंड हैं। इस तरीके से हमारा जो नेटवर्क होता है, जिस तरीके से अपना कनेक्शन होता है, तो परिपथ में भी बहुत सारे ऐसे कंटेंट होते हैं जो विद्युत अप्लायंस बोलते हैं, जिनको अपन विद्युत कहते हैं ना, जिसमें विद्युत खर्च होती है। जैसे बल्ब है, टीवी है, रेडियो है, मोबाइल फोन है, ये सारे क्या होते हैं? विद्युत अप्लायंस होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक अप्लायंस होते हैं। तो वैसे ही हम बात करते हैं यहाँ पर विद्युत परिपथ की। तो परिपथ कोई ऐसा परिपथ जैसे हमारे एक रूम है, अब उस रूम के अंदर फैन भी लगा हुआ है, बल्ब भी लगा हुआ है, या कोई दूसरे जो कंटेंट्स है जिनको हम यूज करते हैं, जैसे लाइक फ्रीज है, टीवी है, वो सारी चीजें लगी होती है। तो वहां से अपन स्विच ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं। इसका मतलब ये क्या हो जाता है? एक तरह से परिपथ हो जाता है। क्या होता है? परिपथ हो जाता है। तो हम बात करेंगे आज विद्युत परिपथ, मतलब कि कोई ऐसा नेटवर्क जिसमें सारे विद्युत जो मतलब अप्लायंस होते हैं, विद्युत अप्लायंस का मतलब बल्ब वगैरह है ना, सब जुड़े हो, उसको क्या बोलते हैं अपन? विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ से लिखूं तो विद्युत परिपथ की डेफिनेशन तो क्या होगी? कोई ऐसा नेटवर्क, कोई ऐसा परिपथ, ब्रैकेट में लिख देना नेटवर्क। नेटवर्क वैसे परिपथ का सर्किट होता है ना, सर्किट, सर्किट का जाल, जाल, या फिर ऐसे बोल सकते हैं, देखो इस तरीके से इसका सिंपल भी है। इसका सिंपल क्या है? कोई ऐसा जाल, ऐसा जाल, ब्रैकेट में नेटवर्क, कोई ऐसा जाल जिसमें विद्युत अप्लायंस, अप्लायंस का मतलब होता है संयोजन, जिनको हम जोड़ते हैं, विद्युत अप्लायंस कनेक्टेड। क्लियर? इसको क्या बोलते हैं अपन? विद्युत परिपथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत परिपथ बोलते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो अब नेक्स्ट टॉपिक है, उसके लिए बात करें तो वो होता है हमारा संधि। क्या होता है? संधि होता है। हम बात करेंगे संधि। संधि का मतलब होता है जहां पर कोई जुड़ रहा हो। इसका मतलब किसी एक पॉइंट पर जहां से 2 से 3 शाखाएं, 4 शाखाएं, 5 शाखाएं किसी एक बिंदु पर जुड़ती है। जैसे मान लीजिए हमारा ये कोई बिंदु है, ठीक है, इस पर एक शाखा यहाँ से आई, वो दूसरी यहाँ से आ गई, तीसरा यहाँ से आ गई, चौथा यहाँ। इस तरह की बहुत सारे इसमें लाइन्स हो सकती हैं जो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मिलती है, मतलब पर्टिकुलर किसी बिंदु पर मिलती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। अब अगर इसको अपन डेफिनेशन लिखने की चाहे तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि किसी कोई ऐसा बिंदु जहां 2 या 2 से अधिक शाखाएं मिलती हो, जहां पर जुड़ती हो, उसको क्या कहते हैं? अपन संधि कहते हैं। तो अपन इस तरीके से इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, 2 या 2 से अधिक शाखाएं जहां पर जिस बिंदु पर मिलती हो, क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। ठीक है, अब संधि के बाद हम बात करते हैं शाखा की। तो ये संधि हो गई। अब इसके साथ जो जुड़ी हुई होती है उसे क्या बोलते हैं? कोई दूसरी संधि हो सकती है। मान लीजिए कोई दूसरी संधि हो गई, अब इस तरीके से यहाँ जुड़ सकते हैं। अब इनके बीच में जो ये जो चीजें होती हैं, इनको अपन क्या बोलते हैं? शाखाएं बोलते हैं। ये सारी चीजें क्या होती है? शाखाएं। अगर इनको रिप्रेजेंट करें तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? शाखाएं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे शाखाएं अगर हम डेफिनेशन बनाना चाहें तो बना सकते हैं। यहाँ पर शाखाएं क्या होती हैं लिखे, तो यहाँ पर शाखाएं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं विद्युत परिपथ में
जिसमें कांस्टेंट नियत धारा प्रवाहित होती हो उसे क्या बोलते हैं अपन? शाखा बोल सकते हैं। कि कोई ऐसा सर्किट है, उस सर्किट का कोई ऐसा मतलब भाग है जिसमें विद्युत धारा नियत यहां से बदल सकती है, मतलब इस बिंदु के बाद इसकी धारा बदल सकती है, लेकिन इस बिंदु से और इस बिंदु के बीच में, मतलब इस संधि के और इस संधि के बीच में, संधि को इंग्लिश में बोलते हैं नोड। क्या बोला जाता है? नोड बोला जाता है। तो इस कोई नोड के बीच में जो मतलब शाखा होती है, उसके अंदर जो धारा का मान होता है वो क्या होता है? नियत होता है। ये चीज जरूरी है यहाँ पे ध्यान देने वाली, ठीक है। उसके अलावा हमारा जो अगला इसी का जो कॉन्सेप्ट है वो है अपना लूप। क्या कॉन्सेप्ट है? लूप। तो हम किसकी बात करेंगे? यहाँ पर लूप की बात करेंगे। तो लूप को समझने की कोशिश करना। अगर हम लूप की बात करें तो इंग्लिश में इसको लूप भी बोला जाता है। तो वहां समझ सकते हैं कि कोई ऐसा परिपथ जो जिसमें आपने जो विद्युत अप्लायंस होते हैं, विद्युत अप्लायंस की बात करें तो जो विद्युत सर्किट है, जैसे अपने बल्ब है, टीवी है या दूसरे रजिस्टर है, वो सारे के सारे जब लगे होते हैं और एक उनका जो परिपथ हो वो बंद हो, तो उनको अपन क्या बोलते हैं? लूप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लूप बोला जाता है। तो लिखना इसमें किसी बंद परिपथ जिसमें बल्ब, प्रतिरोध, स्विच आदि, और भी हो सकते हैं, आदि लगे हों, उसे क्या कहा जाता है? लूप कहा जाता है। ठीक है, लूप कहा जाता है। तो ये छोटी मोटी टर्मिनोलॉजी थी, यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन अगर कभी आपको लगता है कि ये चीजें समझ आएगी, मतलब अगर आपको ये चीजें समझ आएंगी तो डेफिनेटली आप इन चीजों को यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक्स होते हैं आप उनको समझ सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, जो है हमारा किरचॉफ का नियम। हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक। तो जो किरचॉफ के नियम है उसने दो नियम दिए, एक तो धारा से संबंधित दिया, दूसरा किससे दिया? विभव से संबंधित दिया। अगर किसी परिपथ में कुल धारा का मान या सभी धाराओं के योग किसी शून्य के बराबर होते हैं तो वो तो क्या हो जाता है? किरचॉफ का प्रथम नियम। और अगर किसी परिपथ में कुल विभव का मान क्या हो? शून्य हो, मतलब कि सभी जो अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी जीरो, दैट इज KVL, मतलब कि किरचॉफ का दूसरा नियम। तो हम बात करेंगे यहाँ पे किरचॉफ के नियम की। किरचॉफ, इसमें भाई बुक में किरचॉफ भी लिखा हुआ है, ठीक है, किरचॉफ के का नियम। तो यहाँ पे कितने होते हैं? दो नियम होते हैं। पहला होता है KCL का मतलब होता है किरचॉफ करंट लॉ, मतलब किरचॉफ का धारा नियम। ये मतलब कि जो अपना किरचॉफ किससे संबंधित नियम है? धारा से संबंधित जो नियम है उसको अपन क्या बोलते हैं? KCL बोलते हैं, किरचॉफ करंट लॉ भी बोल सकते हैं इसका, ठीक है। दूसरा जो हमारा होता है वो होता है KVL, इसका मतलब किरचॉफ का विभव से संबंधित नियम। आप इसको बोल सकते हो विभव से संबंधित नियम। क्या बोल सकते हैं? संबंधित नियम। कौन सा होता है? हमारा KVL होता है, ठीक है। इसी तरीके से हम इन चीजों को लिखेंगे। तो ये तो कौन सा हो गया? इसको दूसरा नियम जो होता है इसको अपन संधि नियम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? संधि नियम। क्या बोल सकते हैं? संधि नियम। और जो हमारा दूसरा होता है इसको लूप नियम भी बोला जा सकता है, लूप नियम। क्या बोला जा सकता है? इसको लूप नियम भी बोला जा सकता है, ठीक है। हम सबसे पहले हम बात करते हैं संधि नियम की। तो हमारा जो फर्स्ट है वो कौन सा है? संधि नियम, ठीक है। ये जो अपना है ये प्रथम लॉ है, मतलब कि किरचॉफ का प्रथम नियम है, ठीक है। इससे हम बात करें तो आप लिख सकते हैं किसी संधि पर आने वाली तथा जाने वाली धारा का मान, धारा का बीजगणितीय योग
शून्य होता है, शून्य होता है। मतलब ये अपना नियम है जिसमें क्या कर सकते हैं अपन कि इस नियम के अनुसार किसी संधि पर आने वाली तथा जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये कौन सा हो गया अपना किरचॉफ का धारा नियम या धारा का नियम, ठीक है। और दूसरे इसको अपन क्या बोल सकते हैं संधि नियम, और क्या बोल सकते हैं केसीएल नियम, और बोल सकते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम। उसका जो स्टेटमेंट हो गया, अगर इसी स्टेटमेंट से बात करें तो अपन ये भी बोल सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस डैश 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 प्लस IN इक्वल्स टू 0। इसको अपन ऐसा बोल सकते हैं समेशन I इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट होकर 1 से स्टार्ट होकर कितने तक है n तक है, तो इसको I इक्वल्स टू 0। तो हमारा हम इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये क्या होता है हमारा संधि का नियम होता है। क्या होता है संधि का नियम। तो इसी संधि के नियम से हम इसके लिए एक उदाहरण की बात करें या फिर इस एग्जांपल की बात करें तो वहां से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। तो हम उस उदाहरण के लिए बात करते हैं, तो वो उदाहरण क्या होगा उसको हमें देखना है, ठीक है। उदाहरण क्या होगा, देखो यहाँ पर इसको एक एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल ये देखते हैं कि हमारे पास कोई सर्किट है, ये सर्किट बना हुआ है, ठीक है। क्या बना हुआ है, सर्किट बना हुआ है, ये बना हुआ है, ये बना हुआ है, ये बना हुआ है। हमें यहाँ सर्किट में गिवन है, यहाँ पे 1 एम्पियर है, यहाँ 2 एम्पियर है, यहाँ 1 एम्पियर है, और यहाँ अपने को दे रखा है यहाँ अपना है 1 एम्पियर, ठीक है। क्या है 1 एम्पियर, और यहाँ अपना जो है वो है 2 एम्पियर, और अपने को ये कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट करना है अपना I। अब देखो सबसे पहले क्या करना होगा आपको, सबसे पहले इसके अंदर संधि संधि को ढूंढना होगा। तो इसमें कितने संधि हैं अगर देखे जाए तो देखो 1 2 या 3, कितनी संधि है इसमें 3। तो इसको बोलते हैं नोड फर्स्ट, नोड फर्स्ट मतलब संधि फर्स्ट, इसको बोलते हैं नोड सेकंड, कि हम सबको सॉल्व करेंगे नोड सेकंड, और इसके लिए क्या बोलते हैं हम नोड थर्ड, क्या बोलते हैं इसको नोड थर्ड, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम देखो नोड फर्स्ट, सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं नोड फर्स्ट की बात करते हैं। तो नोड फर्स्ट में देखो 3 आने वाली जाने वाली, इसका मतलब इसके अंदर धारा का प्रवाह ये होगा और इसके अंदर धारा का प्रवाह ये होगा। तो हम सबसे पहले इस पार्ट को देखते हैं। तो नोड फर्स्ट के लिए हम बात करें तो हमारा जो डायग्राम है वो ये बनता है, अगर अलग अलग बना है। इसमें 1 एम्पियर, यहाँ पर है हमारा 1 एम्पियर, और यहाँ है हमारा 2 एम्पियर, और इसको कैलकुलेट करना है। कहने का मतलब है कि अपने को I1 कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखो 2 आ रहा है और 1 भी आ रहा है, 2 + 1, इसका मतलब आने वाली को प्लस मानते हैं, जाने वाली को माइनस मान लें। 2 + 1 -1 = I1। यही होता है भाई, अपने नियम से पढ़ते हैं जो हमने संधि का नियम पढ़ा वो यही होता है। तो 3 - 1 = I1, तो I1 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 2 एम्पियर, ठीक है। अब हम बात करते हैं नोड सेकंड की। तो नोड सेकंड का हम डायग्राम बना लेंगे। तो नोड सेकंड का डायग्राम ये हो गया, यहाँ से कितना करंट आ रहा है 2 एम्पियर, ठीक है, और यहाँ पे कितना आ रहा है 1 एम्पियर। अब अपने को ये कैलकुलेट करना है, इसको बोल देंगे I2, ठीक है। ये I1 की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो यहाँ से अगर अपन इसको निकालें तो ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है 2 + 1 और = I2। सर ये कैसे, देखो भाई 2 + 1, अगर इस नोड पे बात करें दोनों आने वाले जाने वाले, तो -1 = 0 होगा। इसको एक स्टेप और बढ़ाना चाहे तो हम ये बोल सकते हैं =0। अब इसको ये भी बोल सकते हैं कि I2 = 2 + 1, तो I2 क्या हो जाएगा 3 एम्पियर। तो यहाँ पर जो I2 है अब वो क्या आ जाएगा अपना 3 एम्पियर। अब हम बात करते हैं नोड थर्ड के लिए। किसके लिए बात करते हैं नोड थर्ड के लिए। तो देखो नोड थर्ड का डायग्राम अपना ये बन जाएगा। अब यहाँ पर अपने कैलकुलेट करना I, ये अपने को पता है 2 एम्पियर, और ये कितना होता है अपने को 3 एम्पियर। ये किसकी वैल्यू आ गई अपनी I2 की वैल्यू हो गई। अपने को I निकालना है। तो यहाँ पे देखो 3 प्लस आ रहा है, ये दोनों जा रहा है, 3 - 2 - I = 0। तो यहाँ से I ऊपर निकालते हैं प्लस, तो क्या हो जाएगा 3 - 2 और I = क्या हो जाएगा 1 एम्पियर। तो इसका लास्ट जो आंसर आता है वो 1 एम्पियर आता है। जब भी आप एग्जाम में अगर इस तरीके से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो मैं समझ सकता हूँ कि जो आपके लिए ये बेटर होगा, ठीक है। आप यहाँ से आसानी से समझ सकते हो। और इसको शॉर्ट फॉर्म में देखना चाहो तो ऐसे देख लिया करो, एक नोड पर भाई 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 हो गए, 1 जा रहा है, 2 बचा, 2 आ गया। अब 2 में 1 जुड़ गया, 3 हो गया, 3 आगे बढ़ा, 3 में 2 निकल गया, 3 बढ़ गया आंसर, ठीक है। ऐसे कोई और दूसरा एग्जांपल देता हूँ मैं छोटा सा, उसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझ लोगे और यहाँ से उस चीज़ को आप रिप्लाई भी कर पाओगे, ठीक है। ये अपना एग्जांपल है कोई भी, इसके अंदर है 2 एम्पियर, ये अपना 1 एम्पियर, और ये अपना है 5 एम्पियर, ठीक है। अब इसमें से वो डिसाइड आप करना है करंट आएगा जाएगा। ये अपना देखो ये है 2 एम्पियर, इसमें है 1 एम्पियर,
और ये अपना है 3 एम्पियर, ठीक है। और यहाँ निकल रहा है 2 एम्पियर और यहाँ निकल रहा है 1 एम्पियर और अपने को यहाँ पर ये I बताना है। तो सबसे पहले देखो, अब सिंपल बता रहा हूँ मैं, 2 और 3 तो आ रहा है इस नोड में, ये नोड फर्स्ट हो गया, ये तो फर्स्ट हो गया, और ये नोड क्या हो गया, सेकंड हो गया, नोड सेकंड, इसको थर्ड, इसको सेकंड वन, ये सेकंड हो गया, और ये कौन सा हो गया, इसको अपन बात करें थर्ड हो गया, और ये वाला कौन सा हो गया, फोर्थ हो गया। अब देखो भाई, फर्स्ट पे देखते हैं सबसे पहले, फर्स्ट पे 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5, 1 जा रहा है 4, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 4 एम्पियर। अब इधर से देखो, 2, 1 आ रहा है, 1 जा रहा है, 2 जा रहा है, 3 और 5 आ रहा है, 2 एम्पियर बचेगा, तो यहाँ कितना बचेगा, 2 एम्पियर। अब 2 इधर से आया, 4 इधर से, कितना हो गया, 6 एम्पियर। 6 एम्पियर हो गया, 6 में 1 चला गया, 5, 2 चला गया, कितना बचा, 3 में से अब ये तो बचता है अपना, और तो बचता है 3 एम्पियर। तो यहाँ पर I की वैल्यू कितना आ गई, 3 एम्पियर। तो इस तरीके से अपन डायरेक्ट निकाल सकते हो, ठीक है। अगर इस तरीके से अपन डायरेक्ट निकालते हैं तो अपना जो ये नियम है वो भी आसानी से यहाँ पर क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है, तो उसको भी हम आसानी से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीज आपको मैं समझता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने अगले, जो है हमारा KVL। क्या है, KVL, इसका मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ, या अपन उसके लिए बात करें तो वो लूप का नियम, ठीक है, या फिर किरचॉफ का द्वितीय नियम, क्या हो सकता है, किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो हम बात करते हैं किसकी, किरचॉफ के द्वितीय नियम की। तो अपना अगला टॉपिक है किरचॉफ का द्वितीय नियम, ठीक है। और इसको अपन बोल सकते हैं लूप का नियम, लूप का नियम, ठीक है। इसको ब्रैकेट में KVL भी बोला जाता है, ठीक है। हम इसको पढ़ना, अब इसमें लिख देना, किसी लूप में उपस्थित, किसी लूप में उपस्थित या किसी लूप में विद्युत विभव का बीजगणितीय योग शून्य होता है, उसे क्या कहा जाता है भाई, उसे किरचॉफ का नियम कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, किरचॉफ का नियम कहते हैं, समझ आ गया। अगर इसको अपन लिखते हैं मैथमेटिक्स में तो V1 प्लस V2 प्लस डैश 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 प्लस Vn इक्वल्स टू 0, तो अपन यहाँ बोल सकते हैं I इक्वल्स टू 1 से लेके n तक इक्वल्स टू 0, तो अपन इसको भी लिख सकते हैं। ये कौन सा नियम है अपना, KVL का नियम है। इसका नियम है KVL का नियम है, इसका मतलब अब इसका एग्जांपल करते हैं, KVL एग्जांपल करेंगे तो ये KVL भी अपने को आ जाएगा, आसानी से समझ आ जाएगा। तो इसका एग्जांपल देखो ध्यान से, ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, और जो चीजें मैं आपको लिखवा रहा हूँ बस इतना ही लिखना, बाकी अपने नोट्स में थोड़ा बहुत कोई डायग्राम दिखता है तो उसके बारे में लिख लिया करो, बाकी आपको कोई ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, इसकी बात करते हैं एग्जाम्पल की। मान लीजिए आपके पास ये कोई सर्किट है, सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, ये कोई सर्किट है आपके पास, ठीक है। इस सर्किट के अंदर अपने कैलकुलेट करना, लेकिन इस सर्किट से पहले से कुछ नियम है, कुछ रूल है, कुछ रूल्स हम पढ़ते हैं यहाँ पर, तो हमें पता चल जाएगा कि वहां से कौन कौन से नियम है। पहला जो नियम है ना वो है प्रतिरोधों के लिए, इसके लिए प्रतिरोधों के लिए। तो प्रतिरोधों के लिए क्या है, अगर कोई प्रतिरोध इस तरीके से आपको दिखता है और उसमें धारा का मान ये प्रवाहित हो रहा है और हम इसके साथ चल रहे हैं तो यहाँ पर साइन आएगा माइनस, और कोई प्रतिरोध वैसा ही है और इसमें I का मान ये है, हम इसके खिलाफ आ रहे हैं तो क्या आएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब लूप में अगर हम इधर से इधर चलेंगे, मतलब कि धारा की दिशा में चलेंगे तो ऋणात्मक चिन्ह आएगा, कौन सा चिन्ह आएगा, ऋणात्मक चिन्ह आएगा, और अगर धारा के विपरीत दिशा में चलेंगे तो हम कौन सा चिन्ह लेंगे, धनात्मक चिन्ह लेंगे। अगर इसमें ये भी है, अगर इसके साथ आप ये ऋणात्मक लेते हो तो ये लेना पड़ेगा आपको धनात्मक, ये दोनों में से एक जोड़ना पड़ेगा। ये तो प्रतिरोधक भी हो गया। अब निकालते हैं सेलो के लिए, सेलो के लिए भी एक नियम है, सेलो के लिए वो क्या नियम है, देखो ध्यान से, सेलो के लिए नियम क्या है, सेलो के लिए नियम ये है कि अगर कोई सेल है इस तरीके से, इसका मतलब धारा का प्रवाह ये होगा, अगर हम इधर चलते हैं तो लेंगे पॉजिटिव, तो ये लूप अगर इधर चलता है तो दूसरा यही सेल है आपका, और अगर इसमें इधर जाते हैं तो क्या आएगा, चिन्ह ऋणात्मक, क्या चिन्ह लेंगे, ऋणात्मक, जबकि धारा का मान यही प्रवाहित हो रहा है। तो इसका मतलब ये समझ लेना कि अगर हम इस तरीके से, दोनों चीजें आपको पता है
सेलों के लिए धनात्मक, जब ऋणात्मक से धनात्मक की तरफ बढ़ते हैं धनात्मक आता है, और धनात्मक ऋणात्मक में बढ़ते हैं तो क्या आता है ऋणात्मक। ये नियम आपको याद होने चाहिए। अब इनका नियमों का जो उपयोग है वो किस तरीके से होता है, तो यहाँ देख लीजिएगा। इसको बोलते हैं हमने R1, इसको बोलते हैं R2, इसको बोलते हैं R3 और इसको बोलते हैं E1। ठीक है, इसका प्लस माइनस। अब हमने लूप ले लिया, ये ले लिया भाई। इसका मतलब हम इस पॉइंट से A, B, C और D, अब जो लूप है ना हमारा वो क्या है A, B, C, D वापस है। ठीक है, अब इसका अंदर देखो, सबसे पहले हम यहाँ से चले, तो यहाँ से चले तो धारा देखो, धारा का मान ये होगा, इसमें ये होगा ना, क्यों भाई, क्योंकि प्लस से इधर से धारा निकलेगी और इधर से धारा आएगी, तो ये होगा। हम धारा के खिलाफ चले, और धारा का अगर हम खिलाफ चलते हैं तो क्या लेते हैं पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हो जाएगा IR1। फिर हम इसमें पहुंचे तो IR2, फिर हम इसमें पहुंचे तो प्लस से माइनस की ओर आना है। इसका मतलब क्या आएगा, प्लस से माइनस की ओर ऋणात्मक, तो क्या आ जाएगा माइनस E1। फिर देखो भाई इधर बढ़ो, ये प्लस IR3 इक्वल्स टू 0। अगर हम इसको सॉल्व करें तो अपन इसको बोल सकते हैं IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ये क्या आ गया हमारा, इसका KVL लगा दिया। क्या लगा दिया हमने इसमें, KVL लगा दिया। क्या लगा दिया, KVL लगा दिया। ठीक है, अब हम इसी के लिए कोई दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। ये चीज अपने को ध्यान होनी चाहिए, अगर इन चीजों को ध्यान रखोगे तो अपने को आसानी समझ पाओगे। ठीक है, तो इसको मिटा देता हूं मैं आपको। अब देखो यहाँ पर दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल के लिए देखो, ये हमारा दूसरा एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल क्या है अपने पास, ये कोई प्रतिरोध है और इसके साथ बैटरी लगा दी। ठीक है, और इसके साथ फिर यहाँ प्रतिरोध लगा दिया, यहाँ पे बैटरी लगा दी। इससे क्लियर हो जाएगा, ये आपको प्रतिरोध लगा। ठीक है, वही पॉइंट लगाते हैं A, B, C, D। अब देखो यहाँ धारा का मान ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, इसको बोल दिया 3 एम्पीयर, 3 ओम, इसको बोल दिया 2 ओम, ये हो गया 10 वोल्ट, ये हो गया 12 वोल्ट। ठीक है, और ये अपना हो गया R की वैल्यू, मतलब इसकी वैल्यू 2 ओम। ठीक है, आप निकालते हैं। अब यहाँ पे अपने को पूछ लिया कि इसमें किरचॉफ का नियम, द्वितीय नियम लगाकर धारा I का मान ज्ञात करो। कैसे करेंगे, देखो ये हमने इसमें लगाते हैं लोग। इसका मतलब हम यहाँ से इधर चलेंगे, फिर इधर चलेंगे, फिर इधर चलेंगे और लास्ट में इधर चलेंगे। तो पहले हम इधर चले, धारा के विपरीत चले तो 3I भाई 3 धारा क्या प्रवाहित हो रही है इसमें, I तो प्रवाहित हो रही है, तो I तो है धारा, सब में I है और एक ही ब्रांच है, मतलब एक ही पूरी शाखा है, इसमें नोड तो है नहीं, तो धारा का मान क्या होगा, नियत होगा। क्या होगा, नियत होगा। तो 3I इधर पहुंचे तो प्लस 2I, इधर पहुंचे तो प्लस से माइनस है तो -10, फिर इधर पहुंचे तो प्लस 2I, फिर इधर देखो माइनस से प्लस है तो -12 और फिर वापस यहीं पहुंच गए इक्वल्स टू 0। अब सॉल्व कर लो, 3I 2I 5I 7I और माइनस से माइनस कितना -22 इक्वल्स टू 0। तो I इक्वल्स टू 22/7 तो आ जाएगा एम्पीयर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, नहीं भी करते हो तो यहाँ तक भी चलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम इससे थोड़ा सा टफ जो न्यूमेरिकल है उसके लिए बात करते हैं। तो टफ जो न्यूमेरिकल होगा तो उसको भी समझ लीजिएगा। थोड़ा सा यहाँ पे अब दिक्कतें आ जाएंगी आपको कि उसमें क्या होती है, दो ब्रांच होते हैं। जैसे ये ले लिया हमने तो एक ही ले लिया, दूसरी ब्रांच ये ले ली, अब तीसरी ब्रांच एक ये ले ली और यहाँ पे एक सेल लगा लिया और अपना ये हो गया। ठीक है, अब ये तीसरी ब्रांच ये हो गई एक तरह से, अभी नोड बन रहा है इसमें। ठीक है, 2M 2 ओम 3 ओम 10 वोल्ट 15 वोल्ट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 15 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको 3 ओम बोल दिया, इसको 5 ओम बोल दिया। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक एक ब्रांच है, तो इसमें अपन मान लीजिए I1 है, दूसरी ब्रांच ये है, इसमें मान लीजिए I2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी I2। अब अपन इसमें देखो, अगर इसमें I1 है तो इसमें क्या होगा भाई, यहाँ से क्या चल रहा है I1, यहाँ I2 जा रहा है, तो इसको बोलते हैं अपना I3। जो I3 है वो किसके बराबर है, I1 आ रहा है, I2 जा रहा है, इसका मतलब I1 पॉजिटिव माइनस I2। अगर अपन I3 का अपन जगह क्या लिख सकते हैं, I1 I2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तीसरी धारा का मान जब हम निकालेंगे तो दो अगर धाराओं का मान आ जाएगा तो हम तीसरी धारा को भी इस तरीके से उसका मान क्या कर लेंगे, उसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, आप देखो इसमें लगा दो लूप भाई, एक लूप तो ये बन गया और दूसरा लूप अपना ये बन गया। पहले लूप की बात करो, अब इसका नाम दे दो A B C D E F। तो अपना बात करते हैं लूप A B C D है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहला A से B चले कुछ नहीं है, B से C चले तो 5 I1,
से माइनस जा रहे हैं ना भाई, देखो धारा का मान क्या है, धारा का मान ये है और धारा का मान के स्टार पर प्लस है। यहाँ पे धारा का मान देखो, यहाँ धारा का मान ये दे रखा है तो इसको अपन नहीं, अगर 15 वोल्ट है तो इसका धारा का मान ये होगा 15 वोल्ट, इसको 15 इसको 5 वोल्ट होगा। अब ठीक है, अब इसको इसमें लगाना पड़ेगा, अब ये लगाना है। अब देखो धारा के साथ चल रहा है, इसका मतलब क्या है माइनस आ गया 5 आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ प्लस से माइनस आ रहा है तो क्या आएगा -5, ठीक है। अब यहाँ देखो धारा के साथ चल रहे हैं -3i1, 3i1 आ जाएगा। अब देखो आगे बढ़ो, इसमें देखो यहाँ पे देखो अगर i2 को, तो i2 के साथ में जा रहा है तो -5i2। आगे बढ़ो, अब प्लस से माइनस बढ़ रहे हैं, ये प्लस है ये माइनस है, कितना आ जाएगा +10 इक्वल्स टू 0। यहाँ सोल्व करें i1 ये रहा, तो यहाँ 5 और -3 -8i1 और -5 और +10 तो क्या जाएगा +5 इक्वल्स टू 0 और माइनस पहले ये -5i2 और +5 इक्वल्स टू 0। यही होता है ना भाई सॉल्व करने का, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरे लूप की बात करो, लूप अब बात करते हैं अपन f a d f d e f a d e f, ठीक है। हम किसकी बात करते हैं f a d e f e। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ से चले तो कुछ नहीं है, यहाँ देखो प्लस से माइनस आ रहे तो -10, आगे बढ़े तो अब आगे जा रहे हैं तो +5i2, ठीक है। और फिर नीचे आए तो यहाँ पर अपने को यहाँ तो धारा कौन सी है i3 है, तो यहाँ पर धारा क्या हो जाएगी i3, लेकिन यहाँ पर कोई अप्लायंस नहीं है, इसका मतलब कोई स्रोत नहीं है, अप्लायंस को हिंदी में स्रोत बोलते हैं, ठीक है। कोई स्रोत नहीं है तो इस तरीके से हम यहाँ पर i3 को कोई यूज नहीं होगा, तो यहाँ पे i2 हो गया, 5i2 हो गया, -10 हो गया। अब इसमें i3 है तो इसके साथ चल रहे हैं तो -i3 या 2i3, इसको हम बोल सकते हैं 2i3 इक्वल्स टू 0। i3 की वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा -10 प्लस 5i2 माइनस 2i3 कर लो i1 माइनस i2 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करो -10 प्लस 5i2 माइनस 2i1 और माइनस प्लस 2i2 इक्वल्स टू 0। अब देखो i2 को सॉल्व कर लो तो -10 5 और 2 कितना हो जाएगा +7i2 और -2i1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ से i1 i2 टर्म्स बन गई, क्वेश्चन नंबर अब इसको इसी टर्म्स बना लो तो -2i1 और +7i2 और -10 इक्वल्स टू 0, क्वेश्चन नंबर 2। अब अपने को सिंपल मैथमेटिक्स करना है, जो अपन जानते हैं समीकरण 1 व 2 से क्या बनेगा। सबसे पहले ऊपर वाले लिख लेते हैं -8i1 -5i2 +5 इक्वल्स टू 0। नीचे वाले लिख लो -2i1 +7i2 -10 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से एक को करना पड़ेगा बराबर, या तो i1 के ऊपर कर लो तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लें, अगर इसको पूरी संख्या को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना 4 से, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 28 7 चौक 28 और ये हो जाएगा 40, तो 8 हो गया। अब यहाँ पे इसका चिन्ह बदल दो प्लस माइनस प्लस, ठीक है। ये प्लस होते हैं कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचता है माइनस माइनस, तो -33 i2 और ये प्लस 45 प्लस 45 में 40 और 5 कितना हो जाएगा 45 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से i2 की वैल्यू निकल जाएगी, देखो यहाँ से क्या निकलेगी, यहाँ से 33 i2 इक्वल्स टू 45, ठीक है ना। तो इधर प्लस हो जाएगा तो i2 बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे 45/33 एम्पियर, ये तो i2 हो गया। अब अपने को i1 निकालना है तो समीकरण 1 में i1 की वैल्यू रख दो तो -8 i2 निकालना है तो -8i1 और -5 i2 वैल्यू रख दो 45/33 और +5 इक्वल्स टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे -8i1 इक्वल्स टू ये इधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा और करा सॉल्व इसको ऊपर वाले गुणा से तो 25 2 5 और 20 और 2 22 225 हो जाएगा ना, और बटे 33 और प्लस इधर जाएगा तो ये -5 अब इसको सॉल्व कर लो तो -8i1 इक्वल्स टू, तो ये क्या हो जाएगा 33 भाग दिया 225
माइनस 33 इंटू 5, 5 × 15, 1 5 × 15 और 1 16, ये हो जाएगा ना 65 हो जाएगा, ठीक है। और अपॉन 1, तो अब यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं माइनस I1 8I1, तो 8 हटा लो, 8 आ जाएगा नीचे, तो क्या जाएगा 225 में से 165 गए तो 0 और 22 में से 16 जाते हैं तो कितने बचते हैं बताओ, 4 2 6 60 बचते हैं ना, 60/33 मल्टीप्लाई बाय 8 एम्पियर। तो I इक्वल हो जाएगा माइनस 60 अपॉन 8 × 24 2 और 8 × 24 2 26 264 एम्पियर। ये किसकी वैल्यू आ गई, I1 की वैल्यू। तो I1 की भी निकाल ली हमने और I2 की भी इस तरीके से निकाल ली। और भी बुक के अंदर क्वेश्चंस हैं, वहां से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं और अच्छे तरीके से कैलकुलेट सकते हैं। फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड